हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल में। हमने लास्ट वीडियो कुछ वीडियोस में कैट फोटो ऐप बनाया था फ्री कोड कैम्प से। और अभी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जंप करने वाले हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। और मैंने एक बार भी सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए नहीं बोला ना, मैं भूल गया था। एक्चुअली मेरा फोकस सिर्फ कोडिंग में था। तो प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि हम बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। और वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि आप जैसे बहुत से लोग जो सीखना चाहते हैं, जिनके पास हाई एंड लैपटॉप नहीं है, वो फ्री कोड कैंप से फ्री में कोडिंग सीख सके। तो बस सपोर्ट दिखा दो अपना, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हम फिर से लॉगिन अपने डैशबोर्ड में चले जाते हैं, फ्री कोड कैंप के लर्न डैशबोर्ड पे। हमारा न्यू रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सर्टिफिकेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट कर मतलब होने नहीं वाला है, अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आ गए ना। लर्न बेसिक्स, पहले हमने HTML सीख लिया, अब हम बेसिक्स ऑफ CSS सीखने वाले हैं बाय बिल्डिंग अ कैफे मेन्यू। ठीक है, तो कौन एक्साइटेड है? ओके, तो अपना स्प्रिंट हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं ये स्प्रिंट इसलिए लगाता हूँ ताकि आप भी अपना फोकस एक जगह पे रखो। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने अब सेट करके रखा है, मेरे को डेली सेट नहीं करना पड़ता। सो अपना फोकस एक जगह रखना है और इस वीडियो को पूरी देखना है, क्योंकि अगर आपने बीच में कोई भी स्टेप मिस किया ना, आपका एक कंसेप्ट नहीं सीख पाएंगे, या समझ लीजिए एक टॉपिक आपको नहीं समझ आया, या कोई पैटर्न नहीं समझ आया कि किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर आप चाहोगे तो इस वीडियो को फास्ट प्ले करके देख लो, 1.5x में, 2x में, जैसे भी आप देखना चाहो, लेकिन स्किप मत करना। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सुन लिया ना? या स्टार्ट प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट कुछ दिखेगा इस हिसाब से। ठीक है, ये हमारा बेसिक्स ऑफ क्या, हम यहाँ पे CSS सीख रहे हैं, तो हमने इस तरह से बनाना है। मैंने देखा नहीं वैसे कितने चैप्टर्स थे, अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं रिप्ले में देख लूँगा। स्टेप 1, एज यू लर्न इन द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ कैट फोटो ऐप, देर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वेब पेज। जैसा कि हमने लास्ट फ्यू स्टेप में जो कैट फोटो ऐप बनाया था, उसमें हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर सीखा जब एक वेब पेज बनाते हैं, कि जैसे कैसे हेडिंग होती है, कैसे सेक्शन होता है, कौन सा मेन सेक्शन होता है, कौन सा फोटो सेक्शन होता है, बॉडी क्या होता है, HTML क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये सब सीखा। अब यहाँ पे बोला है कि एड डॉक टाइप HTML टैग एंड HTML एलिमेंट विद इन अ लैंग एट्रीब्यूट EN। ठीक है, अब स्टार्टिंग से हम करते हैं। ठीक है, हमने ये सब लास्ट के स्टेप में किया था, लेकिन इस बार ही स्टार्टिंग में करना है। मैं कर देता हूँ डॉक टाइप HTML, इसको क्लोज कर दिया। फिर HTML टैग, इन्होंने बोला एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है लैंग, जिसकी वैल्यू रहेगी EN। ओके ये तो राइमिंग हो गया ना। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, HTML को भी, HTML, एंड लेट्स सी, मिशन सक्सेसफुल। स्टेप 2, now there is step 2, add a head element within the HTML element. So you can add a title element. The title element text should be cafe menu. ठीक है, पिछली बारी हमने क्या किया था, पहले बॉडी से स्टार्ट किया था, ताकि हम छोटे छोटे बेसिक्स जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उनके। इस बारी हम स्ट्रक्चर वाइज जा रहे हैं कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसी के हिसाब से। हम यहाँ पे हेड टैग क्रिएट कर लेते हैं, और उसके यहाँ पे हेड टैग हमने क्रिएट कर लिया, और हम एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक न्यू एलिमेंट डाल देते हैं, टाइटल, जिसमें टेक्स्ट रहेगा कैफे मेन्यू, और टाइटल क्लोज। ठीक है, लेट्स चेक द कोड। या टेस्ट पास। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप 3। या अब स्टेप 3 में क्या बोला है, द टाइटल इज वन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नॉट विजिबल ऑन द वेब पेज, बट इट इज यूजफुल फॉर सर्च इंजन और हाउ द पेज गेट डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो टाइटल तो सिर्फ एक एलिमेंट है बहुत सारे एलिमेंट में से, जो कि हेड टैग में यूज किया जाता है, जो कि बहुत से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि वेब पेज पे विजिबल नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने इतना कुछ किया है, हेड किया, HTML किया, कुछ भी विजिबल नहीं है यहाँ पे। अभी तक हमारा ब्लैंक स्लेट है। ठीक है, स्लेट मतलब कि वो जैसे ओल्ड टाइम में लिखते थे ना, वो मैं उनकी उस स्लेट की बात कर रहा हूँ, जैसे बच्चे लिखते थे चौक और वैसे। तो इनसाइड द हेड एलिमेंट नेक्स्ट मेटा एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट नेम
क्या है, 4 सेट नहीं, करेक्टर सेट। सो मेटा एलिमेंट डाल दिया, इसकी वैल्यू करेक्टर सेट इक्वल, अब हमने डाल दी ओके UTF-8 और इसको हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट स्लैश MET। एक बार मैं रीड कर लेता हूँ और कुछ तो नहीं बोला। सेट टू द वैल्यू ऑफ द ब्राउजर हाउ टू एनकोड द करेक्टर। तो यही बोला है कि उन्होंने UTF-8 डालना ताकि आपका जो ब्राउजर है अगर कोई और लैंग्वेज में खोले तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में खोल सके, ठीक है। सो हमारा टेस्ट पास हो चुका है, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। ओके, आई नो दे डिस्टर्ब्स अ लॉट। So step 4, to prepare to create some actual content, ताकि हम कर सके कोई एक्चुअल कंटेंट बना सके, ऐड अ बॉडी एलिमेंट। ओके, अब बॉडी एलिमेंट गेस करो जल्दी कहाँ आएगा, टाइटल के बाद आएगा या फिर कहाँ पे आएगा। सो आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी से आंसर दो, ठीक है। और आंसर लिख के आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप कोई नहीं ऐसे ही बोल देना। सो मैं 5 सेकेंड देता हूँ, 1 2 3 4 5। ओके, सो द राइट आंसर इज हेड टैग के बाद में आएगा बॉडी टैग। सो पहले हेड आता है फिर बॉडी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होगा। सो हम इसको क्लोज कर लेते हैं बॉडी टैग और लेट्स चेक द कोड। ओके, टेस्ट पास। Step 5, it's time to add some menu content. Add a main element within the existing body element. It will eventually contain pricing information about coffee and desserts offered by the cafe. So इसमें बस उन्होंने बोला कि अब मेन टैग ऐड कर दो क्योंकि उसी में हमारे मेन इन्फॉर्मेशन जाएगी, जैसे कि प्राइसिंग, कॉफ़ी के बारे में, डेजर्ट कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मेन टैग ऐड कर लेते हैं, MAIN क्लोज एंगल ब्रैकेट देन क्लोजिंग टैग। ओके, चेक योर कोड, परफेक्ट, फाइन। क्योंकि हमारा बेसिक्स हो चुका है ना, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और अगर आप इस वीडियो में नए हो और आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे आई बटन में आप देख सकते हो, यहाँ पे कैट फोटो ऐप की प्लेलिस्ट शो होगी, उस पर आप क्लिक करो और वो पहले कंप्लीट करो, तभी आपको बेसिक्स ऑफ HTML क्लियर होगा और फिर आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 6, द नेम ऑफ द कैफे इज कैंपर कैफे। ओके, तो जो कैफे का नेम है उसका नाम है कैंपर कैफे। और एड एन H1 एलिमेंट विद इन योर मेन एलिमेंट। ओके, तो हमें H1 एलिमेंट डालना है। अभी पता है आसान आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो जब आप क्या मैं बोलने वाला था, ओके हाँ, जब आप पहली बार करोगे तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो यही चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आसान होते जाएगा। और अगर आप क्रोम बुक यूज़ कर रहे हो, आपको नहीं पता कैप्स लॉक कैसे ऑन करते हैं, ये मतलब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैप्स लॉक में लिखा ना, तो ऑल्ट प्लस सर्च का आइकन दबाना, उससे कैप्स लॉक ऑन हो जाता है। सो टेस्ट पास हो गया। स्टेप 7, टू लेट विजिटर नो द कैफे। ओके, हम यहाँ पे वैसे देख भी सकते हैं कि कैसे आ रहा है। टू लेट विजिटर नो द कैफे वॉज फाउंडेड इन 2020, एड अ P एलिमेंट बिलो H1। ओके, एलिमेंट विद द टेक्स्ट EST.2020। तो हमें एक P टैग ऐड करना है ताकि जो भी इस कैफे मेन्यू को देखे उसको पता चल जाए कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 2020 में। सो EST.2020 और आप देख सकते हो वहाँ पे हमारा हो रहा है और फिर P क्लोज कर देना है। लेट्स चेक द कोड, टेस्ट पास। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। Step 8, there will be 2 sections on the menu, one for coffees and one for desserts. Add a section element within the main element so you can have a place to put all the coffees available. तो अभी हमें सबसे पहले हमें कॉफ़ीज़ डालनी है। उन्होंने बोला 2 सेक्शन डालो, क्योंकि एक में कॉफ़ीज़ के बारे में डालेंगे, एक में डेजर्ट के बारे में। सो सबसे पहले हम कॉफ़ीज़ वाला करेंगे, तो पहले सेक्शन डाल दिया एंड लेट्स टेस्ट इट। पास ही होना है। अरे हम कभी गलत कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते, कोडर्स बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। सो ओके, स्टेप 9, क्रिएट एन H2 एलिमेंट इन द सेक्शन एलिमेंट एंड गिव इट द टेक्स्ट कॉफ़ी। ओके, अब सेक्शन एलिमेंट में H2 डाल दो। H2 याद है आपको हमने सेक्शन में क्यों डाला था, क्योंकि ये H2 एक डिनोट करता है कि अच्छा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, अब इसके बाद ये जो सब कैटेगरी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डालना है कॉफ़ी। Test correct. Let's go to the next step. Step 10. Up until now, you have been limited regarding the presentation and appearance of the content
यू क्रिएट। ओके, अभी तक हम जितने भी प्रेजेंटेशन मतलब जो भी हम बना रहे थे उसमें हमने अपीयरेंस को इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब उसमें लिमिटेड थे, हमारे हमारे पास एक्सटेंशन नहीं थी कि किसी चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी में अब हम जानते हैं टू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल, अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए, ठीक है। एड अ स्टाइल एलिमेंट विद इन द हेड एलिमेंट। तो यहाँ पे हम एक स्टाइल एलिमेंट डालेंगे, हेड एलिमेंट के अंदर बोला है तो इसीलिए हमने टाइटल के बाद डाला, और फिर इसको क्लोज कर देना है स्टाइल, ठीक है। सो लेट्स चेक इट। ओके, टेस्ट पास, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 11, you can add style to an element by specifying it in the style element। आप किसी भी एलिमेंट को आप स्टाइल दे सकते हो, कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल बाय सेटिंग, यू कैन ऐड स्टाइल बाय स्पेसिफाई इट। उसको स्पेसिफाई करना होता है कहाँ पे, स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये उन्होंने सिंटैक्स लिखा है, ये स्टाइल टैग के अंदर लिखा है। सो नाउ सेंटर योर H1 एलिमेंट, और यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है कि कैसे, पहले एलिमेंट का नाम आएगा, जो भी एलिमेंट होगा, फिर कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे कलर चेंज कर रहे हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर रहे हैं, बोल्ड इटैलिक वगैरह कर रहे हैं, या फिर अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए, सो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कलर है तो रेड है, ब्लू है, फॉन्ट साइज है तो 14 पिक्सल है, 12 पिक्सल है, ठीक है। ये सब हम पर करें। तो यहाँ पे हमें टास्क दिया H1 एलिमेंट। सो H1 एलिमेंट डालना ना, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग और ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले एलिमेंट लिखेंगे, फिर इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट्स। सो करली ब्रैकेट ओपन किया, एंटर कर दिया। अब इसकी वैल्यू उन्होंने बोला है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन डालना है हमें, अरे अलाइन, जिसकी वैल्यू क्या होगी, और यहाँ पे हम इक्वल टू या कोटेशन मार्क, सॉरी इक्वल टू नहीं यूज़ करते, यहाँ पे हम कॉलन यूज़ करते हैं, फिर कोटेशन मार्क और फिर सेंटर। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ उन्होंने बोला, ओके कोटेशन मार्क हर समय नहीं यूज़ करेंगे, ये भी आप याद रखना। सो और एंड होता है सेमी कॉलन से। तो देखो चेंज हो गया ना, लेट्स सी वापस, ठीक है। देखना अभी ऐसे है, सेंटर, राइट। तो थोड़ा अच्छा लगने लगा ये, जो हम अपने हिसाब से हमारे पास पावर आ गई अब। तो यही स्टाइल टैग आपको कंट्रोल देता है स्टाइल का। स्टेप 12, इन द प्रीवियस स्टेप यू यूज्ड टाइप सेलेक्टर टू स्टाइल द, ओके इसको हमने ना टाइप सेलेक्टर बोला कि वही किस हिसाब से प्रॉपर्टी होगी, टू स्टाइल द H1 एलिमेंट, सेंटर द H2 एंड P एलिमेंट बाय एडिंग अ न्यू टाइप सेलेक्टर फॉर ईच वन एग्जिस्टिंग इन स्टाइल। ओके, सो हमें इन दोनों को भी सेम करना है, ठीक है। हमें H2 और P को भी सेम स्टाइल देना है। सो हम एक बार कर लेते हैं, इफ़ आई थिंक कि हमें ऐसे ही करना है, तो टेक्स्ट वेट सेंटर द H2, हाँ सेंटर करना है, ठीक है। सो टेक्स्ट अलाइन कॉलन SCENTR, कोई कोटेशन मार्क नहीं है, डायरेक्ट सेंटर में आ गया। और P टैग के बारे में ना, सो हम जैसे हम स्ट्रक्चर में आया तो वैसे ही चलते हैं, एक्चुअली नहीं, ओके उन्होंने जैसे बोला वैसे ही करते हैं। H2 के बाद ही P लिखेंगे हम। सो P एलिमेंट आ गया, टेक्स्ट अलाइन CNTR कोटेशन मार्क, देखो सब सेंटर में आ गया, टेस्ट भी पास हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होगी कि किस साइड आप अलाइन करना चाहते हो, लेफ्ट साइड करना चाहते हो, राइट साइड करना चाहते हो, सेंटर में करना चाहते हो, ठीक है। सो यू नाउ हैव 3 टाइप सेलेक्टर्स, आपके पास अब 3 टाइप सेलेक्टर है। टाइप सेलेक्टर इसको बोलते हैं, सॉरी मैंने पिछली बार गलती बोल दिया, ये टाइप सेलेक्टर ये है कि कौन सा क्या टाइप आप सेलेक्ट कर रहे हो, H1 H2 H3। सो और हमने उसकी वैल्यू तो सेम ही रखी है, प्रॉपर्टी सेम यूज़ की है। ये रहा देखा, सेलेक्टर 1 सेलेक्टर 2 यहाँ पे। सो सॉरी मैंने पिछली बार गलती बोल दिया आपको। सो इसको सेलेक्टर बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द सेम ग्रुप, जब हम देखते हैं कि हम एक ही स्टाइल 3-4 एलिमेंट्स में अप्लाई करें, तो तब हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं सेलेक्टर 1 कॉमा सेलेक्टर 2 और जो भी सेलेक्टर 3 होगा, और एक ही वैल्यू, जैसे कि H1 था कॉमा H2 कॉमा P, ठीक है। अब हमें इन किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अभी भी सेंटर में ही है क्योंकि हम तीनों में अप्लाई कर चुके हैं। कोड चेक कर लेते हैं, पास हो चुका है, और लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, स्टेप 14, यू हैव स्टाइल 3 एलिमेंट्स बाय राइटिंग CSS इनसाइड द स्टाइल टैग्स। आपने 3 एलिमेंट्स यूज़ कर दिए, मतलब 3 एलिमेंट्स को स्टाइल कर दिया CSS टैग्स की मदद से। दिस वर्क्स बट सिंस देयर विल बी मैनी मोर स्टाइल, ये काम तो करता है, पर क्योंकि
हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाइल होते हैं, तो इसीलिए हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं। जैसे कि ये वाली फाइल है index.html, ठीक है, ये जिसमें हमने HTML कोड लिखा इसे index.html बोलते हैं। लेकिन ओके, अब इसको ऑफ में कैसे करूं? हाँ ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट स्टाइल, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाइल्स टैग होते हैं हैंडल करने के लिए, तो इसलिए हम सेपरेट फाइल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है, जिसके एक्सटेंशन होते हैं .css। तो यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये डायरेक्टली हमें बता देता है ओके स्टाइल की है, ठीक है। So we have created a styles.css file for you and switched editor view to that file। और उसका मतलब उस एडिटर में हम आ चुके हैं। You can change between the files with the tabs of the top editor। वही जैसे मैंने अब ऑलरेडी कर चुका था, मैंने आपको दिखा दिया। So okay, स्टाइल टैग में आगे। So start by rewriting the styles you have created into the style। जो हमने स्टाइल वहाँ पे लिखा है अब यहीं पे करना है। तो हम कैसे करेंगे? h1, h2, p टैग और फिर ओपन। ओके, मे बी देवर, ओके ठीक है। सो टैब, अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट अलाइन यूज़ करना था, ALIGN, सेंटर, ठीक है। चेक योर कोड, टेस्ट पास हो गया। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब हम फिर से HTML शीट में आ गए। तो स्टेप 15, नाउ दैट यू हैव द CSS इन द स्टाइल .css फाइल, गो अहेड एंड रिमूव द स्टाइल। ओके, अब मैं यहाँ पे देखना, आप एक मैजिक होगा, ठीक है। क्या होगा? अभी हमने स्टाइल टैग में वहाँ पे लिख तो दिया, अब यहाँ पे इन्होंने बोला स्टाइल टैग रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो ताकि हाँ, क्योंकि हम एक सेपरेट फाइल में बना चुके हैं, हम रिमूव कर देंगे। ओ, क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं किया? सो वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। सो चेक, टेस्ट पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, पता चल जाएगा अभी आपको एक लिंक टैग का। देखो, नाउ यू नीड टू लिंक द style.css फाइल। अब आपको इस जो style.css फाइल को ना एक साथ लिंक करना होगा, उस HTML पेज को बताना होगा कि जो तुम्हें इसके हिसाब से बिहेव करना है, ठीक है। तो वो बिहेविंग का एक लिंक आएगा। सो वो कैसे इस्टेब्लिश होता है? देखो यहाँ पे यहाँ पे लिखा है, नाउ यू नीड टू लिंक द style.css फाइल सो दैट स्टाइल्स विल बी अप्लाइड अगेन, ठीक है, ताकि स्टाइल जो है फिर से अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट सेल्फ क्लोजिंग लिंक टैग, लिंक भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है, इन द हेड। तो जिसका ओके, अभी हमें उन्होंने डायरेक्टली बता दिया क्या क्या करना है। लिंक डाल दिया इन द हेड टैग, गिव इट अ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट हमने डाल दिया रेल इक्वल, जिसकी रिलेशन क्या है? स्टाइल शीट। मतलब ये जो लिंक हम दे रहे हैं और जिस फाइल का लिंक दे रहे हैं, एक सेकंड अभी मैं दोनों क्लैरिफाई कर देता हूँ। href में लिखना है हमने, href की वैल्यू आ जाएगी style.styles.css। ओके, अब ये बता रहा है ये जो लिंक टैग का काम क्या है। ये लिंक टैग ने बोला कि href मतलब कि इसने एक लिंक दे दिया, इसने बोला कि इससे style.css से एक रिलेशन बना लो। वो रिलेशन तुम्हारा क्या होगा? स्टाइल शीट का। वो है कहाँ पे? href, ये लोकेशन बता दी, और उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? स्टाइल शीट का। सो ये इस तरह से काम करता है। और देखो, आपने ये डाला और ये काम कर गया। अभी देखो यहाँ पे मैं s को हटा दूंगा, ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अब ये एग्जिस्ट करने लगी और उसमें बताया था कि कैसे स्टाइल करना है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 17, फॉर द स्टाइलिंग ऑफ द पेज टू लुक सिमिलर ऑन मोबाइल्स एज इट डन ऑन अ डेस्कटॉप और लैपटॉप। फॉर द स्टाइलिंग ऑफ द पेज टू लुक सिमिलर, अच्छा, तो जब हम किसी पेज को स्टाइल करते हैं और हम चाहते हैं कि वो सेम दिखे मोबाइल में जैसे कि वो डेस्कटॉप में दिख रहा है या लैपटॉप में दिख रहा है, यू नीड टू ऐड अ मेटा एलिमेंट। हमें एक मेटा एलिमेंट देना पड़ता है जिसका स्पेशल, जिसका एक जो इसमें हम एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करते हैं? कंटेंट। हम सेम वाला यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हम दूसरा मेटा टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मेटा टैग यूज़ कर चुके हैं, अब हम एक दूसरा कर रहे हैं। अब देखते हैं उसमें उन्होंने सेम में ऐड करने बोला या क्या बोला है। एट द फॉलोइंग विद इन द हेड एलिमेंट। ओके, हमें उसने बोला है भाई तुम्हें टाइप करना है नहीं, कॉपी कर लो, डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कॉपी, और इसको हेड एलिमेंट के नीचे डाल दो। सो हम इसको मेटा वाले को, सभी मेटा को एक ही जगह रखते हैं ताकि हमें भी आसानी हो जाए। तो हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है? हमने एक टैग ऐड किया है और हम चेक कर लेते हैं, कोड पास हो चुका है। अब इसके एक्सप्लेनेशन वो नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे हमें। स्टेप 18, द टेक्स्ट इज सेंटर्ड अगेन सो द लिंक टू द CSS फाइल इज वर्किंग। जो टेक्स्ट है वो अगेन सेंटर हो गया ताकि सो द लिंक टू द CSS, इसका मतलब कि जो CSS फाइल थे वो वर्क कर रही है। एड अनदर स्टाइल
टू द फाइल दैट चेंजेस द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू ब्राउन। ओके, अब एक अनदर स्टाइल डालो जिसमें बैकग्राउंड कलर, मतलब कहाँ पे डालना है हमें, यहाँ पे लिखा है फॉर द बॉडी एलिमेंट। तो हम यहाँ पे ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे बॉडी एलिमेंट, क्योंकि बॉडी के ही अंदर सबको कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बॉडी को ही डिफाइन कर लेते। अब बॉडी एलिमेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी डालनी है, बैकग्राउंड कलर, ताकि यहाँ पे ब्राउन कलर हो जाए। बैकग्राउंड, स्पेलिंग्स का याद रखना क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होती है और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कलर कौन सा देना है, ब्राउन। ओ ब्राउन, ओके, ये एक्चुअली ब्राउन जैसा नहीं लग रहा है मेरे को, अब क्या पता मेरे स्क्रीन की वजह से, लेकिन ओके। सो चेक कर लेते हैं, टेस्ट पास हो चुका है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड के कलर को कंट्रोल करती है। सो दैट ब्राउन बैकग्राउंड मेक्स इट हार्ड टू रीड द टेक्स्ट। ये जो ब्राउन बैकग्राउंड है इसमें टेक्स्ट को पढ़ना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये अब थोड़ा डिजाइनिंग साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों डार्क कॉन्ट्रास्ट में है तो उसमें हमें दिख नहीं रहा क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे अब उन्होंने बोला है कि द ब्राउन बैकग्राउंड मेक्स इट रीड, चेंज द बॉडी एलिमेंट बैक। ओके, अब बैकग्राउंड जो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर था उसको बर्ली वुड में चेंज कर देते हैं। ओके, अब हमें क्लियर है क्योंकि पीछे वाला जो है वो कलर लाइट हो गया, अब ये डार्क, लेकिन पिछले पहली बारी क्या था, दोनों ही डार्क थे तो इसीलिए क्लियर नहीं था हमारा। काम तो इतना ही था, तो पास हो चुका है। स्टेप 20 में आ चुके हैं हम। अब स्टेप 20 में क्या बोला उन्होंने, द डिव एलिमेंट इज यूज। ओके, नया एलिमेंट के बारे में अब हमें पता चला। जो डिव एलिमेंट है वो यूज किया जाता है फॉर डिजाइन लेआउट पर्पसेस अनलाइक द अदर कंटेंट एलिमेंट। ओके, सो हम डिव एलिमेंट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मेनली डिजाइन पर्पस के लिए, ताकि हम आसानी से डिजाइन कर सकें। अनलाइक द अदर कंटेंट एलिमेंट, जैसे कि बाकी एलिमेंट के साथ इतना नहीं होता है, यू हैव यूज सो फार। एड अ डिव एलिमेंट इनसाइड द बॉडी। ओके, अब बॉडी के अंदर एक डिव एलिमेंट डालो और इसको हमने क्लोज भी कर देना है। ओके, अरे यार, div, ओके, लेट्स सी हमारा काम है नहीं। ओके, ठीक है, एंड देन मूव ऑल अदर एलिमेंट इनसाइड द न्यू डिव। ओके, हमने डिव एलिमेंट डाल देना है और उसको इस मतलब बाकी सभी एलिमेंट को इस डिव टैग के अंदर डाल देना है, ठीक है। सो चेक कर लेते हैं हमारा फिर भी पास है नहीं। ओके, पास हो गया, सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैनल, हो गया ना। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल टैग में आ चुके हैं। द गोल नाउ इज टू मेक द डिव नॉट टेक अप द एंटायर विड्थ। अब हमारा गोल क्या है, ये जो डिव है ना, जो डिव एलिमेंट है ये पूरा विड्थ ना ले, मतलब कि ये जैसे ये है, ये कंप्यूटर के डेस्कटॉप का ये पूरी विड्थ आ गई, तो हम चाहते हैं कि ये पूरी ना ले, वो जैसे कि इतना एरिया कवर करे, इतना, ठीक है, ये बीच का एरिया कवर करे, लेकिन ये जो साइड का है बॉर्डर्स इसको छोड़ दे। सो द सी एस एस विड्थ प्रॉपर्टी इज परफेक्ट फॉर दिस। तो जो सी एस के विड्थ प्रॉपर्टी है, जैसे ये बैकग्राउंड कलर था, टेक्स्ट कलर था, वैसे ही जो विड्थ प्रॉपर्टी है वो इसके लिए यूज़ की जा सकती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डिव टैग को div, ओके, अब इसको विड्थ देनी है 300 पिक्सल। ओके, ये सेंटर से हट गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबमिट एंड गो टू द नेक्स्ट चैलेंज, क्योंकि डिव एलिमेंट के अंदर सेंटर में देखो अभी भी यहाँ पे विड्थ है ना, सो यहाँ पे उसको जो 300 हमने वो हमने इसकी विड्थ दी है वो इतनी आ रही है। सो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसके हिसाब से वो इसके सेंटर में ही है, लेकिन स्क्रीन के हिसाब से नहीं है। कमेंट इन सी एस एस लुक्स लाइक दिस। ओके, हमने उसमें देखा था कि HTML कमेंट कैसे लिखते हैं, पहले एंगुलर ब्रैकेट, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 हाइफन्स, फिर उसके बीच में कमेंट, फिर 2 हाइफन्स, फिर क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। और यहाँ CSS में कमेंट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है इन योर स्टाइल शीट कमेंट आउट द लाइन कंटेनिंग बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। इसको कमेंट कर दो, ठीक है। कैसे करना है, पहले फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसको स्टार, फिर स्पेस, फिर फॉरवर्ड, फिर अगेन एस्ट्रिक शाइन। ओके, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, स्टार नहीं, मैंने स्टार बोल दिया। और इसको कमेंट करने बोला है, ठीक है। सो यू कैन सी द div इफेक्ट ऑन ओनली स्टाइलिंग div एलिमेंट, दिस विल मेक द बैकग्राउंड वाइट अगेन, ठीक है। तो हमने देख लिया कि वो अगेन बैकग्राउंड वाइट हो गया।
तो अब क्या करना है हमें, नाउ यूज द एग्जिस्टिंग div एलिमेंट। अब हमने div एलिमेंट को, वो जो बैकग्राउंड कलर चेंज किया ना वो बॉडी में चेंज किया था। नाउ यूज द div एलिमेंट, और इसमें अब हमने ये div एलिमेंट में बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी डालनी है, BACROUND बैकग्राउंड COLOR बर्लीवुड, ठीक है। ओके, अब देख लिया। सो ये था, ये आ गया हमारा div एलिमेंट हमारा इतना ही है, और उसके अंदर सेंटर में है। अब समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा था। और ये जो बाकी है ये बॉडी आ गया। सो चेक कर लेते हैं कोड। टेस्ट पास हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। स्टेप 24। Now it's easy to see that the text is centered inside the div element. Currently the width of div element is specified in pixel. अभी तो हमारा जो width element का पिक्सल एक यूनिट होती है, ठीक है, मैं उससे पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ। पिक्सल यूनिट होती है जो कि डिजिटल डिवाइसेस के लिए, जैसे लैपटॉप और फोन्स के लिए यूज़ की जाती है। सो करेंटली द width of the div element is specified in pixel. Change the width property value to 80%. ओके, हमें विड्थ को 80 पिक्सल्स 300 पिक्सल से हटा के 80% करनी है, ठीक है। अब मतलब कि जितना भी है उसका 80% ले लो तुम। अगर डिवाइस इतना बड़ा है तो तुम्हें उसका 80% लेना है, डिवाइस इतना बड़ा था तो उसका 80% जो भी आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ बोला है। अब चेक कर लेते हैं हम। ओके, टेस्ट पास। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 25। नेक्स्ट यू वॉन्ट टू सेंटर द डिव हॉरिजेंटली। अब हम, ये हॉरिजेंटल है, अब हमें इसके सेंटर में लाना चाहते हैं। अब हमारा डिव एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है, देख सकते हो आप, लेकिन हमें सेंटर में लाना है। सो यू कैन डू दिस सेटिंग इट्स मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट प्रॉपर्टीज टू ऑटो। आप ये कैसे कर सकते हो? बाय यूजिंग मार्जिन लेफ्ट ऑटो कॉमा मार्जिन राइट ऑटो, ठीक है। अब हमने जब ये किया तो ये ऑटो का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अगर इन्होंने दिया एक्सप्लेनेशन तो थिंक ऑफ द मार्जिन एज एन इनविजिबल स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। सो ये जो इनविजिबल स्पेस है ना, या जो आपको दिख रहा है, ये जो ऊपर का दिख रहा है इस साइड नीचे साइड, ये मार्जिन होता है, ठीक है। इसको मार्जिन लेफ्ट बोलते हैं, मार्जिन राइट, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, मार्जिन बॉटम, ठीक है, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम। सो यूजिंग दीज टू मार्जिन प्रॉपर्टीज सेंटर द डिव एलिमेंट। हमने इन दोनों को यूज करके सेंटर कर दिया। अब ऑटो का काम क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली सेट कर देता है कि कितना है, और ऑटोमेटिकली वैल्यू अगर आप दोनों साइड से करोगे तो वो डिफॉल्ट जाता है, जो कि इक्वल बराबर बराबर देना है, ठीक है। सो इसीलिए ये सेंटर में आ गया। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 26। सो फार यू हैव बीन यूजिंग द टाइप सेलेक्टर टू स्टाइल एलिमेंट्स। अभी तक तो हम टाइप सेलेक्टर्स का यूज कर रहे थे ताकि हम एलिमेंट्स को स्टाइल्स कर सके। टाइप सेलेक्टर आगे H1 H2 P बॉडी एलिमेंट, ठीक है, वो सब हो गए। अ क्लास सेलेक्टर इज डिफाइंड बाय अ नेम विद अ डॉट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ इट लाइक दिस। पर एक क्लास सेलेक्टर क्या करता है? वो जो था टाइप सेलेक्ट, उसको टाइप सेलेक्टर बोला, इसको क्लास सेलेक्टर बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब क्लास सेलेक्टर कैसे डिफाइन होता है? पहले डॉट होता है और उसके बाद क्लास का नाम होता है, ठीक है। जैसे डॉट स्क्वायर, डॉट रेक्टेंगल और डॉट डिव और डॉट फॉर्म, जो भी जिस चीज का होगा। अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आ रहा है, बस वीडियो को देखते रहो और प्रैक्टिस जैसे ही हम करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। सो यहाँ पे उसके बाद स्टाइल्स आ जाए जैसे भी करते, ठीक है। सो इधर चेंज द एग्जिस्टिंग डिव। ओके, डिव को हटा दो, सेलेक्ट इनटू क्लास टाइप बाय रिप्लेसिंग डिव विद द नेम ऑफ मेन्यू। डिव को हटा के मेन्यू सेलेक्टर से करना है। सो डॉट मेन्यू आ जाएगा यहाँ पे। चेक योर कोड। टेस्ट पास हो चुका है, लेकिन अभी तक इफेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने HTML में चेंजेस नहीं किया। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा, जो कि ये भी बताएंगे हमें कैसे होगा। सो स्टेप 27, टू अप्लाई द क्लास स्टाइलिंग टू द डिव एलिमेंट एड अ क्लास एट्रीब्यूट। अब हम ताकि वो एट्रीब्यूट, मतलब वो जो स्टाइलिंग है इसमें आ जाए, हम एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। अब उसकी वैल्यू क्या देनी है? मेन्यू। यहाँ पे हम डॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो ये जो डॉट है ना, ये कहाँ गया? डॉट मेन्यू। ये जो डॉट का मतलब ही होता है कि क्लास की बात कर रहे हैं हम। हमने पिछली बार एक बार आईडी के बारे में किया था, याद है? आईडी के लिए हैश से रिप्रेजेंट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो डॉट है, डॉट का मतलब ही क्लास है। कौन सा क्लास लेना है? मेन्यू वाला। सो हम क्लास में आ गए और हमने मेन्यू वाला ले लिया। चेक योर कोड। सबमिट द टेस्ट पास हो चुका था। अब नेक्स्ट स्टेप में आ गए। डिलीट द कमेंट को डिलीट कर दो। ओके,
सिंस द कैफे मेन प्रोडक्ट ऑफ द सेल इज कॉफ़ी, क्योंकि कैफे का जो मेन प्रोडक्ट है वो कॉफ़ी है, यू कुड यूज एन इमेज ऑफ कॉफ़ी बीन्स फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। क्योंकि सिंस जो हमारा हमारे कैफ़े का मेन प्रोडक्ट ही कॉफ़ी है, तो हम एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर लेते हैं कॉफ़ी की। डिलीट द एलिमेंट, इसको डिलीट कर दिया हमने। डिलीट द कमेंट एंड इट्स कंटेंट इनसाइड द बॉडी, हमने डिलीट कर चुके हैं। ऐड अ बैकग्राउंड इमेज, अब हमने एक प्रॉपर्टी डालनी है बैकग्राउंड डैश इमेज, ठीक है, और उसका हमने वो वैल्यू क्या डालनी है ये। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ, URL ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और कोटेशन मार्क। अब इसमें होता क्या है, सॉरी कोटेशन मार्क नहीं यूज़ करना है, URL हमारे अंदर ही। सो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ये आ गई, और URL का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है मैं कोई नहीं चाहता कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही बोला मैंने। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आ गया, मतलब कि वो एक रिसोर्स बताता है कि जो रिसोर्स है वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है। तो ये हमें एड्रेस दे दिया उन्होंने, Ctrl+C। सो बैकग्राउंड इमेज, तो अगर आपको इमेज चेंज करनी हो, सिर्फ आपको इतना सा चेंज करना पड़ता है, ये जो कॉमन ब्रैकेट्स के अंदर है। सो इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है, बैकग्राउंड के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड लिख दिया, बैकग्राउंड लिखा ही नहीं। ओके, देखो चेंज आ गया, राइट। स्टेप 29, इट्स लुकिंग गुड, टाइम टू स्टार्ट एडिंग सम मेन्यू आइटम्स। अब अच्छा तो लग रहा है, चलो कुछ मेन्यू आइटम डालना स्टार्ट करते हैं। ऐड एन एम्प्टी आर्टिकल एलिमेंट, ओके, एक आर्टिकल एलिमेंट डालो। आर्टिकल एलिमेंट डाल दिया। अंडर द कॉफी हेडिंग, कॉफी हेडिंग के बाद में आर्टिकल एलिमेंट डालना है। इट विल कंटेन अ फ्लेवर एंड प्राइस ऑफ ईच कॉफी यू करेंटली ऑफर, ठीक है, जो जो कॉफी और उसके प्राइसिंग वगैरह होगी वो इसके नीचे ही आएगा, इसके बीच में। स्टेप 30, आर्टिकल एलिमेंट्स कॉमनली कंटेन मल्टीपल एलिमेंट्स। आर्टिकल एलिमेंट के अंदर कॉमनली बहुत से एलिमेंट्स होते हैं डेट हैव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें रिलेटेड मतलब कि एक दूसरे मिलते जुलते। ये वाला टेस्ट कंप्लीट करेंगे, टाइम ओवर हो चुका है। सो इन दिस केस मैं तो पढ़ाते पढ़ाते खो जाता हूँ, आई डोंट नो कि आप पढ़ते पढ़ते खो जाते हो नहीं। सो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेप 30, इट विल कंटेन अ कॉफी फ्लेवर, ओके, एलिमेंट्स कंटेन आर्टिकल एलिमेंट्स कॉमनली कंटेन मल्टीपल एलिमेंट्स दैट हैव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो। इन दिस केस इट विल कंटेन अ कॉफी फ्लेवर, इसमें कॉफी फ्लेवर होगा, एंड अ प्राइस ऑफ फॉर द फ्लेवर, उस फ्लेवर का प्राइस क्या होगा। नेक्स्ट 2p एलिमेंट्स इनसाइड द आर्टिकल, ठीक है, 2p एलिमेंट डालने हैं। द फर्स्ट वन शुड बी, फर्स्ट वन में क्या होगा, फ्रेंच वनीला, फ्रेंच वनीला सम इज दैट समथिंग, ओके। अब इसकी सेकेंड आगे p टैग यूज करना है, और उसमें हमने प्राइसिंग देनी है, ठीक है। सो ये हम देख चुके हैं, फ्रेंच वनीला $3, एक्चुअली यहाँ पे $3 ही है क्योंकि ये बाहर की वेबसाइट है ना। सो ये टेस्ट पास हो चुका है। अब हम मिलते हैं, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम स्टेप 31 से आगे करेंगे और देखेंगे कि कितने जल्दी हम चीज़ें सीख सकते हैं और कितनी जल्दी हम एपिक डेवलपर बन सकते हैं। सो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा।